इस लेक्चर में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और डिजिटल करेंसी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में यह अनाउंस किया था कि आरबीआई द्वारा एक डिजिटल रुपी बनाया जाएगा, यानी कि डिजिटल करेंसी। तो ये एक दूसरे से कैसे अलग है इनके बारे में हम जानेंगे। यह भी अनाउंस किया जितनी भी वर्चुअल डिजिटल असेट्स है ना, उनकी इनकम पे जितनी भी इनकम की जा रही है डिजिटल असेट्स, असेट्स मतलब संपत्ति, डिजिटल मतलब प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, कोई भी, जैसे बिटकॉइन होगी डिजिटल असेट्स हो गई, तो ये करेंसी भी है डिजिटल। और ये फिर असेट्स कैसे होगी अलग करेंसी से, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी वर्चुअल का मतलब आभासी, रियल नहीं है। जैसे आप आईने में, मिरर में अपनी इमेज देखते हो, चेहरा देखते हो, तो वो क्या है, रियल थोड़ी नहीं है, आभासी है। क्या है, वर्चुअल है, यानी कि आपको लग रहा है ऐसा कि वो सेम दिख रहा है, लेकिन सेम रियल थोड़ी नहीं है। रियल तो आप हो ना, आपका जो चेहरा दिख रहा है वो वर्चुअल है। इसी तरह से वर्चुअल डिजिटल असेट्स हैं, इनकी इनकम पे 30% टैक्स लगाया जाएगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में अनाउंस किया। जो भी मान लो, जो भी इनकम होगी, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, इसमें देखो ये डिडक्शन नहीं होगा कि अगर मान लो कंप्यूटिंग करने में, कैलकुलेटिंग करने में कोई भी इनकम है, कोई भी इनकम है, वो जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है अपनी इनकम में से, मान लो एक ने डिजिटल एसेट्स कमाई कितनी भी मान लो, उसमें से जो भी वो एक्सपेंडिचर कर रहा है अपनी मेन इनकम में से, मान लो एक आदमी यहाँ पे जॉब कर रहा है, उसने इनकम कमाई 10,000 रुपये, और यहाँ पे मान लो वो उसका कंप्यूटर है, उसने डिजिटल असेट्स कमाई 10,000 रुपये। अब इसका जो खर्चा हुआ 10,000 रुपये, उसने डिजिटल असेट्स वो खर्चा कर दिया, मान लो अपनी इनकम में से भी इस डिजिटल असेट्स के लॉस को भरपाई करने में कर रहा है, तो ये इनकम ये काउंट नहीं होगी। समझ रहे हो, मान लो डिजिटल असेट्स, मान लो ये काउंट नहीं होगी कि आपने डिजिटल असेट्स का एक्सपेंडिचर किया इसकी इनकम में। मान लो ये 10,000, अब मान लो उल्टा केस लेते हैं, जैसे मान लो 10,000 रुपये का उसका नॉर्मली अपना डे टू डे खर्चा में जो महीने में करता है, 10,000 रुपये का खर्चा में उसका 10,000 सारे खर्च हो गए। अब डिजिटल असेट्स उसने 10,000 रुपये कमाई थी जो, इसमें से भी मान लो 5,000 रुपये खर्चा कर दिए, तो 5,000 रुपये खर्चा कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5,000 रुपये इसमें काउंट होंगे, नहीं, वो डिजिटल असेट्स में होंगे। और ये एक्सपेंडिचर में, जो एक्सपेंडिचर जब काउंट होगा तो एक्सपेंडिचर में ये वाला डिजिटल असेट्स का काउंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मान लो कुछ खरीदी बेची, खरीद रहा है कुछ असेट्स वगैरह, जब डिजिटल करेंसी से जो खर्चा होगा वो काउंट होगा। तो ये आपको याद रखना है, इसमें आगे क्लैरिटी होगी, आपको आगे समझ में आएगा। इसमें ये हो रहा है 30% तो ये टैक्स रखा है इनकम पे, जितना डिजिटल असेट्स कोई कमाएगा उस पर 30% टैक्स लगेगा ये इनकम पे। लेकिन उसके साथ साथ जब भी मान लो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को, संपत्ति को ट्रांसफर किया जाएगा, जब भी पेमेंट की जाएगी, तो उस पर 1% का टीडीएस भी लगेगा। टीडीएस अभी इसकी मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है, वो बताई नहीं है। जितनी भी थ्रेशोल्ड रहेगी, मतलब इतने से मान लो 10,000 से ज़्यादा या 20,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा, पेमेंट करेगा, कितने पे टीडीएस लगेगी या बतानी है। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जहाँ से जनरेट हुई है पेमेंट वहाँ पे टैक्स लगाना, ये 1% का लगेगा। शॉर्ट में कहें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 30% प्लस 1% दिया है टैक्स, ये लगा लो। 30% किस पे रहेगा, डिजिटल असेट्स पे, गेन पे। यानी कि इसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कैपिटल गेन टैक्स लगता है ना, जैसे आपने कोई संपत्ति खरीदी, जमीन, उस पर आपने मान लो 1 साल से कम तक आपने रखा तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा रखा तो उस पर अलग टैक्स लगेगा। समझ रहे हो, अगर एक साल से, मान लो 1 साल से कम रखा है तो 10% टैक्स ही, 1 साल से ज़्यादा रखा तो 20% टैक्स, ऐसे क्राइटेरिया कैपिटल गेन टैक्स का आपकी संपत्ति पर टैक्स लगता है। तो ये डिजिटल असेट्स है, इस पर कोई शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। ये 30% टैक्स उस पर लगेगा ही, चाहे 1 साल रखो, 10 साल रखो, 20 साल रखो। एडिशनली इसमें यह है, वर्चुअल जो डिजिटल एसेट्स है, इन्वेस्टर जितना भी उन्हें लॉस होगा, ये लॉस उसका ट्रांजैक्शन ये उसकी और इनकम पे नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे मान लो डिजिटल असेट्स है, उसने कमाई नहीं हुई इतनी, मान लो उसे डिजिटल असेट्स में लॉस हो गया, कमाई नहीं हुई, 10,000 का लॉस हो गया, तो उसकी इनकम से, जो इनकम और फिजिकली इनकम कमा रहा है जॉब करके या नौकरी करके, या आपके मान लो बिजनेस करके, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ भी है, उससे जो कमा रहा है, इसका लॉस डिजिटल असेट्स में काउंट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जो भी गिफ्ट वर्चुअल डिजिटल असेट्स में दिया जाएगा किसी आदमी को, जो रिसीवर है, रिसिपेंट है, जिसने रिसीव किया है गिफ्ट, चलो ए आदमी ने बी आदमी को डिजिटल असेट्स में कोई गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट पे भी टैक्स लगेगा, जिसने रिसीव किया है उस पर भी टैक्स लगेगा।
अब ये वर्चुअल डिजिटल असेट्स डिजिटल करेंसी से कैसे अलग है, डिफरेंट है, ये जानते हैं। देखो आरबीआई जो भी डिजिटल करेंसी इशू करने जा रही है, जो भी करेंसी जारी करेगी डिजिटल करेंसी, वो एक करेंसी होगी जो सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई इशू करेगा। ये क्रिप्टो ही होगी, क्रिप्टो करेंसी मतलब हिडन कंप्यूटर पर डिजिटल करेंसी होगी, ये तो होगी डिजिटल करेंसी। अब देखो डिजिटल करेंसी ये हो गई। अब इसके बाहर जो भी है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई ये किया है कि आरबीआई जो इशू करेगी वो डिजिटल करेंसी रहेगी, और डिजिटल करेंसी के अलावा एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी सारा कुछ एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम डिजिटल असेट्स, यानी कि जो भी डिजिटल करेंसी है आरबीआई ने जारी की है, उसके अलावा प्राइवेट डिजिटल करेंसी जितनी भी होंगी सब डिजिटल असेट्स में होंगी। चाहे कोई इंडिविजुअल क्रिएट कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट ही क्रिएट कर रही है डिजिटल असेट्स, तो इन पे सब पे टैक्स लगेगा, इनके प्रॉफिट पे 30%। तो डिजिटल असेट्स और करेंसी में फ़र्क क्या है, आरबीआई जो इशू कर रही है वो डिजिटल करेंसी, और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, वो डिजिटल असेट्स होगी, सारी डिजिटल असेट्स। तो इतना फ़र्क है इसमें बस। दूसरा यह है कि जो मार्केटिंग होगी इसमें, मतलब इमर्जिंग मार्केट हो रही है इस पेमेंट में, तो वर्चुअल डिजिटल करेंसी और न्यू स्कीम जो लाई गई है टैक्सेशन के लिए, इसके अकॉर्डिंग ही बिल में प्रपोज की गई है जो फाइनेंशियल बिल है। क्योंकि फाइनेंशियल बिल क्या है, बजट का ही एक पार्ट है। बजट का प्रोसेस हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अलग से बजट वाले लेक्चर में भी कई लेक्चर लिए हैं बजट पे भी, बजट फॉर्मुलेशन, बजट प्रिपरेशन, और बजट जो इस साल का है 2022-23 का, कई लेक्चर लिए हैं, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोसेस भी सारा और कहाँ पे कैसे दिया है। तो इसमें ये न्यू जो स्कीम चलाई गई है कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स पे कैसे टैक्स लगेगा। अच्छा, जब ये डिजिटल करेंसी जारी करेगा सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों जारी कर रहा है इसको। देखो पहला फ़ायदा तो ये है, जो फिजिकल कैश है उसका अल्टरनेटिव, एक विकल्प होगा। जैसे अभी रुपया पैसा हम जेब में लेके चलते हैं, तो इसका एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा, जेब में लेने चलने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल करेंसी रहेगी आपके मोबाइल पे। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली। ये प्रोसेस इमीडिएटली होगा। मान लो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करनी है, तो बैंक जो है, बैंक की भागीदारी नहीं रहेगी, सेंट्रल बैंक द्वारा ये कंट्रोल होगी करेंसी, एक पर्सन दूसरे पर्सन से आसानी से ट्रांसफ़र कर सकेगा। यानी कि इंटर बैंक जो सेटलमेंट होता है, अभी जैसे मान लो एक आदमी है ए, इसका अकाउंट है पीएनबी बैंक में, और दूसरा आदमी है बी, इसका अकाउंट है एसबीआई में। तो जब ये ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया बी में, तो ये भाई साहब एक बैंक दूसरे बैंक से कुछ कॉस्ट भी लेता है ना, कि हम आपका पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे अकाउंट में, तो इससे कॉस्ट भी लेते हैं एक बैंक दूसरे बैंक से। तो इंटर बैंक जो सेटलमेंट होता है ना, ये हट जाएगा डिजिटल करेंसी से, डायरेक्ट आरबीआई के कंट्रोल में होगा। एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के भेज सकता है, आरबीआई की बस कंट्रोल होगा उसमें। नेक्स्ट है कि इससे जो करेंसी मैनेजमेंट का है कॉस्ट जो आती है वो भी घट जाएगी। कैसे, देखो अभी क्या है, हाई करेंसी जीडीपी रेशो है, जितनी हमारी जीडीपी है और करेंसी बहुत ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सर्कुलेट कर रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा। लेकिन जब ये फिजिकल असेट रहेगी नहीं, फिजिकल मतलब ये कैश रहेगा नहीं, तो क्या होगा, डिजिटल ही होगा। यानी कि करेंसी टू जीडीपी रेशो लो हो जाएगा, फिजिकल जो करेंसी है उसका रेशो लो हो जाएगा, और जो लार्ज कैश है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा डिजिटल करेंसी द्वारा। और देखो जो कॉस्ट आती है नोट छापने में, वो कॉस्ट भी घट जाएगी, क्योंकि ज़्यादा नोट नहीं छापने पड़ेंगे, डिजिटल करेंसी से ही काम हो जाएगा। और जो ट्रांसपोर्टिंग में, स्टोरिंग में पेपर करेंसी को जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट घट जाएगी, क्योंकि भाई साहब घर भी बनाने पड़ते हैं, होम बिल्डिंग बनानी पड़ती है पैसों को स्टोर करने के लिए, सिक्योरिटी में खर्चा होता है, फिर ट्रांसफ़र करते हैं, उसे गाड़ी चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए। ये क्या है, मोबाइल से इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर से ट्रांसफ़र की जा सकती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। नेक्स्ट है नीड ऑफ द आवर है अभी जारी करने के लिए, इसलिए ये इशू कर रही है आरबीआई। नीड ऑफ द आवर मतलब अभी जरूरत है जारी करने की। क्यों, क्योंकि जो प्राइवेट करेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रही है। जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, इथेरियम है एक करेंसी, उसका नाम सुना होगा। तो अगर मान लो इस टाइम पे गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड, आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड करेंसी जारी नहीं की गई, तो हमारी कंट्री पिछड़ जाएगी और आगे थ्रेट भी हो सकता है, इससे खतरा भी हो सकता है, क्योंकि नेशनल करेंसी लिमिटेड हो जाएगी, उसकी लिमिटेड कन्वर्टेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है वॉलेटिलिटी। देखो अभी क्या है, जब आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड करेंसी होगी तो वो एक लीगल टेंडर होगी। लीगल टेंडर का मतलब जैसे नोट होते हैं 10-20 रुपए के नोट है जो जारी किए हैं आरबीआई द्वारा, तो उस पर लिखा होता है ना कि एक गवर्नर के साइन होते हैं उस पर, हर एक नोट पे। आपके हाथ में कोई नोट है तो देख लो, उस पर गवर्नर के, जो आरबीआई का गवर्नर है उसके साइन है, उस पर लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपये का नोट है तो मैं धारक को 10 रुपये का नोट अदा करने का वचन देता हूँ।
ऐसे लिखा होता है, तो वो लीगल टेंडर होते हैं। यानी कि आरबीआई 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये की वैल्यू आपको देगी, अगर आरबीआई के पास जाओगे कोई नहीं लेगा तो उसे, समझ रहे हो। तो इसी तरह से लीगल टेंडर ये भी हो जाएगी जो करेंसी है, यानी कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है कि इजी ट्रैकिंग ऑफ करेंसी। देखो अभी जो सेंट्रल बैंक है वो आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता कौन सा पैसा जो फिजिकल कैश है किसके जेब में कितना पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन अब ये डिजिटली रहेगी, सारा डेटा डिजिटली रहेगा, तो आसानी से ट्रैक कर सकता है आरबीआई कि कौन सा पैसा कितनी करेंसी कहाँ पे है। नेक्स्ट है कर्बिंग क्राइम। क्राइम जो अपराध को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए ये काम आएगा। जैसे टेरर फंडिंग होती है भाई साहब, आतंकवाद को लिए पैसा भेजते हैं लोग फिजिकल कैश, तो उसको तो ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है ना। या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है इस प्रोसेस को, तो ये ब्लैक मनी का सर्कुलेशन रुकेगा इससे, ये है। हालांकि ये क्रिटिसिज्म भी है कि हो सकता है डिजिटल करेंसी में और ज़्यादा टेरर फंडिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, ये क्रिटिसिज्म भी है इसका। क्रिटिसिज्म भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना है, बुराई क्या है डिजिटल करेंसी की, क्या क्या आलोचना है। नेक्स्ट है स्कोप इन ट्रेड। ट्रेड में भी देखो आसानी से फॉरेन ट्रेड आसानी से ट्रांजैक्शन की जा सकती है डिजिटल करेंसी में। अब गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है भाई साहब डिजिटल करेंसी से, वर्चुअल डिजिटल करेंसी है। देखो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो प्रोविज़न किए है ना डिजिटल करेंसी के लिए, अभी जो बजट में फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल बजट का ही पार्ट होता है, तो ये फाइनेंशियल बिल है जो, इसमें एक्सप्लेनेटरी मोमेरेंडम रखा गया है। मेमोरेंडम क्या है, इसके जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में 47A क्लाउज रखा गया, उसमें वर्चुअल डिजिटल करेंसी को डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। इसमें देखो वर्चुअल डिजिटल असेट्स है जो, इसका मतलब ये है कि नया क्लाउज जोड़ा गया और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन, वर्चुअल डिजिटल असेट्स के बारे में देख रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी या कोड में है, टोकन में है, नंबर में है, टोकन में है, किसी में भी, यानी कि इंडियन करेंसी नहीं है, कोई फॉरेन करेंसी नहीं है, ये जनरेट हुई है क्रिप्टोग्राफिक मीन्स के द्वारा, मतलब हिडन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जनरेट हुई है, क्रिप्टोग्राफिक मीन्स के द्वारा जनरेट हुई है, किसी भी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में है, वो एक्सचेंज की जाती है दूसरे, मतलब ट्रांजैक्शन किया जाता है उसका कंसीडरेशन के द्वारा या उसके बिना, और ये प्रॉमिस की जाती है उसकी कोई इनहेरेंट वैल्यू है, उसकी कोई वैल्यू है, उसका कोई अकाउंट है, और उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए उसकी लिमिट है, वो ट्रांसफ़र की जा सकती है, स्टोर की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिकली, वो सब क्या है डिजिटल असेट्स में आएंगी, डिजिटल असेट्स में, संपत्ति में। मतलब एक ये सिंपली समझ लो, डिजिटली ऑटोमेटिकली डिजिटली ट्रांसफ़र की जाती हैं, उनकी कुछ वैल्यू है, डिजिटली वो क्रिएट की गई हैं, वो सब डिजिटल असेट्स में आएंगी। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो की जाएगी वो डिजिटल असेट्स में, डिजिटल करेंसी में आएगी, यानी कि आरबीआई द्वारा जो इशू की जाएगी करेंसी रुपी, डिजिटल रुपी, वो डिजिटल करेंसी होगा। उसके अलग, उसके बिना सारे वो चाहे कोई डिजिटल कोड है, इंफॉर्मेशन है, टोकन है, नंबर है, कुछ भी है, वो सब डिजिटल असेट्स में आएंगे, किसी भी आदमी के पास जो भी संपत्ति है उसमें। और ये क्या है, नॉन फंजिबल टोकन होंगे। नॉन फंजिबल टोकन का मतलब क्या है, फंजिबल का मतलब होता है एक्सचेंजेबल, एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे आप 10 रुपये के नोट को 10 रुपये के किसी दूसरे आदमी के नोट से एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन ये कैसी होगी, नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि हर एक टोकन की अलग अलग वैल्यू होगी, एक टोकन दूसरे टोकन से एक्सचेंज नहीं कर सकते। हो सकता है एक टोकन की वैल्यू 100 रुपये, हो सकता है दूसरे टोकन की वैल्यू 1000 रुपये या 50 रुपये, तो एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकते, एक्सचेंज नहीं किए जा सकते। तो यही था इसके बारे में।